वेलकम स्टूडेंट्स टू एनजी क्लासेस। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है बेटा मी एक तो आए। चैप्टर का नाम है बेटा मी एक तो आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। पिंक बॉक्स, तो इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है कि इसके राइटर हैं बेटा मी एक तो आए। जो चैप्टर है, जो पार्ट है, इसके राइटर हैं व पू काड़े। वह पू काड़े, जिनका फुल फॉर्म है, उनका पूरा नाम क्या है? वसंत पुरुषोत्तम काड़े। इनका फुल फॉर्म क्या है? वह पू काड़े का वसंत पुरुषोत्तम काड़े ये बेटा में एक तो आहे इस चैप्टर के राइटर हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी बर्थ हुई थी 1932 में और इनकी डेथ हुई थी 2001 में। आगे देखते हैं इनकी फीचर्स क्या हैं। कथा लेखक मतलब स्टोरी राइटर, निबंधकार, ऐसे राइटर, नाटककार मतलब जो नाटक लिखते थे, कादम्बरीकार, नॉवेल राइटर। ठीक है, आगे देखते हैं। लोंब करणारी मांस पण माझ्या हातानी, पेन सलामत तो, गुलमोहर, कर्मचारी, कार्य भूललासी, एक सखे, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संवादिनी, वालय इत्यादि कथा संग्रह। ये सब क्या है? इनकी कथा संग्रह। कथा संग्रह यानी क्या हो गया? कथा मतलब हो गया स्टोरी और संग्रह मतलब हो गया सेट। कथा संग्रह ये सब, ये जो गुलमोहर है, कर्मचारी है, का एक सखे है, ये सब क्या है? इनकी कथा संग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वाट एक टीची, पार्टनर इत्यादि कादम्बरी लेखन प्रसिद्ध है। अब ये क्या है? इनकी कादम्बरी है, मतलब ये दोनों क्या है? पार्टनर और ही वाट एक टीची, ये क्या है? कादम्बरी है। कादम्बरी मतलब नॉवेल। ठीक है, आगे देखते हैं। आकर्षक कथन के ओघवती निवेदन शैली आणि चटपटी संवाद यामुळे त्यांच्या कथा वाचक प्रिय आहेत। अब मतलब कि क्या, बहुत सारे इनके अंदर मतलब कहानियों के अंदर क्या होता था? ट्विस्ट होता था और अच्छी अच्छी बातें होती थी, इसलिए इनका कहानी पढ़ना, इनकी कहानियों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। आगे देखते हैं। सेकंड पैरा क्या बताता है डिस्क्रिप्शन का। संगीत कलेवर जीवपाळ प्रेम करणारे वडील व त्यांच्या अपघातामुळे संगीतवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धड पडणारा मुलगा यांचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात केलेले आहे। ठीक है, अब लेखक क्या बताते हैं इस पाठ में हमको? डिस्क्रिप्शन का पहला पार्ट लेखक के बारे में बताया जाता है और सेकंड जो पैरा होता है वो चैप्टर के बारे में बताया जाता है कि लेखक हमको चैप्टर में क्या बताना चाहता है। अब लेखक हमको चैप्टर में ये बताना चाहते हैं, एक पिताजी रहते हैं, तो उनको संगीत के प्रति बहुत प्रेम होता है, बहुत लगाव होता है, लेकिन फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिर उनका जो बेटा रहता है वो कितनी भागा दौड़ी करता है उनको संगीत को सीखने के लिए, उनके शौक के लिए, अपने पिताजी के शौक के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से देखते हैं हम लोग फर्स्ट पैरा में क्या लिखा है। तिसरी घंटा घणघणली व बाहेरच्या संमिश्र कोल्हाला बंद पडला। अब मतलब जैसे ही थर्ड घंटी बजी तो क्या हुआ? जो बाहर का जो आवाज़ था, बाहर की जो भीड़ें थी, वो सब क्या हो गया? बंद हो गया। जो आवाज़ें आ रही थी वो सब बंद हो गया। उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजेसच्या दिशेकडे स्थिर झाल्या। मतलब जो फालतू में इधर से उधर स्टेज के पास घूम रहे थे वो लोग का भी ध्यान एकदम स्टेज के पास स्थिर हो गया, मतलब एक जगह पे बैठ गए वो लोग भी और स्टेज के पास एकदम ध्यान से देखने लगे। लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलायला सुरुवात केली। मतलब लोकांचे लक्ष्य आता आपल्याकडे आहे, और इसका सेंटेंस का अर्थ ये है कि जब मुझे पता चला कि लोगों का लक्ष्य मतलब ध्यान मेरी तरफ है, याची खात्री वाटताच, जब मुझे इसकी खबर हुई कि लोगों का ध्यान मेरी तरफ आए मतलब है, मी गंभीर आवाज़ात बोलायला सुरुवात केली। फिर मैंने गंभीर आवाज़ में मतलब अपनी आवाज़ को थोड़ी भारी करके मैंने बोलना स्टार्ट किया। क्या बोला उसने? आगे देखें। सब स्त्री पुरुष हो, सब लेडीज और जेंट्स, माझ्या वाद्य विद्यालयाचा हा पहिलाचा जाहीर कार्यक्रम आहे। मेरा जो वादन विद्यालय है कि जहाँ पे वो वायलिन सीखता था, वादन विद्यालय जहाँ पे वायलिन आपको सिखाया जाता है, उसके स्कूल का वो पहला कार्यक्रम था।
ठीक है, आगे देखते हैं। आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे। मतलब आपके चरणों में मैं अपने जो कला दिखाने वाला हूँ, आपके सामने जो मैं अपनी कला प्रस्तुत करने वाला हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। आपण शांतपणे या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा। आप साइलेंटली, कृपया करके साइलेंटली इस कार्यक्रम का स्वाद लीजिए। मतलब स्वाद मतलब टेस्ट नहीं, मतलब आप मज़ा उठाइए, ठीक है। अशी आपल्याला नम्र विनंती करून मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। मैं आपको ऐसी विनंती कर रहा हूँ कि आप साइलेंटली बैठ के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। ये बोल के मैंने क्या किया, शुरुआत किया। आगे देखते हैं। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत याच्या फडलवादनाने होईल। अभी क्या हुआ, इस आज के कार्यक्रम का शुरुआत कौन करेगा, शिरीष भागवत से होगी। शिरीष भागवत एक लड़का है, ये जो बोल रहे हैं ये क्या है, नरेटर हैं। ये नरेटर जैसे मतलब कोई भी प्रोग्राम रहता है तो पहले नरेटर जो रहता है वो आके बताता है कि कौन कौन किसका किसका प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। तो वैसे वो बोल रहा है कि मतलब आप साइलेंट होके इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और सबसे पहला पार्टिसिपेंट कौन है, शिरीष भागवत। ओके, आगे देखते हैं। हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला होता। ये जो विद्यार्थी है जिसका नाम शिरीष भागवत है, ये मेरे विद्यालय में हाल ही में मतलब रिसेंटली में सीखने आया है। कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर आहे। मतलब कला की दुनिया में ये बहुत ही नया मुसाफिर है, नया मतलब स्टूडेंट है। हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती। ये ध्यान में रखते हुए कि वो नया है, तो अगर उससे कोई गलती होती है तो उसको माफ़ किया जाए और उसकी होशियारी का कौतुक मतलब कितना वो अच्छे से करता है उसको देखें, ये मेरी विनंती है। एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिलं। इतना बोलते ही मैंने शिरीष की तरफ देखा। पाहिले मतलब देखना। मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती। मुझे इस बच्चे के बारे में सोचिए बहुत ही डर महसूस हो रहा था। भीती यानी होता है डर, ओके। खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता। अगर मैं सही बताऊं, खरे मतलब क्या होता है, सही, सच। अगर मैं सही बताऊं तो मतलब क्या था, मेरे मन से मैं शिरीष को कार्यक्रम देना ही नहीं चाहता था। मतलब उसको पार्टिसिपेट कराना नहीं चाहता था। इसका कारण तो कोई तो होगा कि वो शिरीष को क्यों नहीं देना चाहते थे। आगे देखते हैं कारण। कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करेल याची मला खात्री होती। म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो। मुझे इस बात का थोड़ा मुझे पता था कि ये जो नया नया सीखने आया है ये मेरे विद्यालय का नाम खराब कर देगा। अब कोई भी हो जो नया नया सीखने आया है उसको तुरंत ही किसी भी चीज़ के, आप नए नए हो गाड़ी चलाने के लिए, आपको दे दिया जाए मार्केट में आप गाड़ी चलाओ तो आप किसी को भी ठोक दोगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि वो क्या कह रहे थे, मैं शिरीष को कार्यक्रम नहीं देना चाहता था क्योंकि वो अभी इस फील्ड में नया है और वो मेरे विद्यालय, मेरे स्कूल का नाम खराब कर देगा, ठीक है। इसलिए मैं उसको कार्यक्रम नहीं देना चाहता था, उसको टाल रहा था मैं कि हाँ अगला कार्यक्रम दे दूंगा, अगला कार्यक्रम, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। मी शिरीषकडे पाहिले, मैंने शिरीष की तरफ देखा। त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास पुरपुरे प्रतंबित झाला होता। उसके चेहरे पे पूरी तरह से आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आ चुका था, ठीक है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। पण त्याचे हे आवासन फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतो। मतलब कि क्या, ये मुझे पता था कि ये जो इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये ज़्यादा देर टिकने वाला है नहीं। आगे देखते हैं। पडद्यावर जाऊन बाहेरच्या श्रोतावृंद नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती। इतना तो मेरे को पता था कि मतलब जैसे पर्दा उठेगा, ठीक है, तो जो बाहर भीड़ है उसको देख के शिरीष का जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो तुरंत ही गिर जाएगा, ऐसा उनको लग रहा था। जो नरेटर थे उनको ऐसा तो लग रहा था, जो शिरीष जिनका स्टूडेंट था, शिरीष के गुरु जी को ऐसा लग रहा था कि मुझे तो पता है कि ये जो इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ये तो सामने वाली पब्लिक को देख के ये क्या पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। शिरीषने खून करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला। शिरीष ने खून किया। अब खून मतलब मर्डर नहीं कर दिया, खून मतलब इशारा किया शिरीष ने
अपने सर को। तो सर ने जैसे ही देखा कि शिरीष ने मुझे इशारा किया तो सर ने पर्दे वाले को इशारा किया, तो फटाफट वो पर्दा ऊपर हो गया। ठीक है, वर मतलब ऊपर। फूटलाईटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पडताच शिरीषने डोळे मिटून घेतले। अब जैसे ही मतलब कि वो लाइट का प्रकाश, लाइट जैसे एमिट हुए शिरीष की आंखों पे, तो शिरीष ने क्या किया, अपनी आंखों को मिटून घेतले, मतलब अपने आंखों को सहला लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। त्या प्रकाशाची डोळ्यांची जराशीही सवय झाल्यावर शिरीषला संबंध श्रोतावन दिसला आणि त्या क्षणी त्याची मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली। मतलब कि क्या, जब उसकी आंखें सही हो गई, फिर उसने जब सामने वाली पब्लिक को देखा तो उसके अंदर जो मतलब चल बेचल मच रही थी कि मतलब अरे इतनी पब्लिक है ये सब, वो सब उसके चेहरे पे दिखने लगा था। कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम अगर स्टेज पे बोल रहा है इतनी पब्लिक के बीच में तो उसको थोड़ी सी घबराहट होती है। तो उस टाइम शिरीष को भी यही हो रही थी और उसके गुरुजी ये देख रहे थे, वही बता रहे हैं कि उसकी जो हल्की हल्की घबराहट थी वो मुझे उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। तो गडबडून गेला आहे हे मी ओळखले, मैंने ये पहचान लिया, ये मैंने देख लिया कि वो गड़बड़ा गया है। ठीक है, त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते। अब उसको संभालना, शिक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था कि मैं उसको अब संभालूं। ठीक है, मी तंबोरे वाल्याला व तबले वाल्याला खून केली। जो पीछे तबला बताता है, जो म्यूजिशियन रहते हैं, मैंने उनको खून किया, मतलब इशारा किया। तंबोरे वाल्याचा धीर गंभीर आवाज़ घूमू लागला। अब जो तंबोरे वाला था उसमें और तबले वाला, उन लोग ने क्या किया, बैकग्राउंड म्यूजिक को चालू किया। शिरीषने डोळे मिटवून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा कुरकुरीत आत्मविश्वासाने निघाला व हल्केच त्याने पड्ज लावला। मतलब कि क्या, शिरीष ने क्या किया, जरा सा किसी का ध्यान लगाया और फिर से उसका चेहरा वही सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोग शांत बसले। अब मतलब लोग देखने लगे कि एक 10 साल 12 साल का लड़का इतने अच्छे से वायलिन बजा रहा है, तो सब लोग क्या किए, शांति से एकदम बैठ के देखने लगे। आगे देखते हैं। धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातील गत वाजवायला सुरुवात केली। अब एक राग होती है म्यूजिक में भूप राग, तो उसने क्या किया, शिरीष ने धीरे धीरे भूप राग में बजाना शुरुआत किया। तेज ते सुर मात्रेचाही फर्क नहीं, जो मैंने उसको सुर सिखाया था वही वो बजा रहा था, एक मात्रा का भी डिफरेंस उसके अंदर नहीं था। मतलब थोड़ी सी भी गलती वो नहीं कर रहा था। कौन नहीं कर रहा था, शिरीष नहीं कर रहा था। ये सब बातें कौन बता रहे हैं, नरेटर वहाँ पे कौन था, शिरीष के गुरुजी। शिरीष के गुरुजी कौन, जिसने उनको शिरीष को वायलिन सिखाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो शांतपणे वाजवून लागला आणि आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला। कानावरन विश्वास बसेना, नजरे ही बसेना। बहुत शांति से बैठ के बजाने लगा। आज तक मुझे जितना झटका नहीं लगा था उतना झटका आज मुझे लगा। ना मुझे कानों पे विश्वास हो रहा था, ना मुझे नज़रों पे विश्वास हो रहा था कि ये तो अभी नया नया सीखने आया था। मैं सोच रहा था कि ये मेरे स्कूल का नाम खराब करेगा, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी तरीके से बजा रहा है, ये तो बहुत अच्छे तरीके से वायलिन को बजा रहा है। एक मात्र चुटकी भर का भी डिफरेंस नहीं है मुझ में और इसमें, ये जरा से भी गलती नहीं कर रहा है। ये कौन सोच रहा है, शिरीष के गुरुजी, जिसने शिरीष को वायलिन सिखाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं तो हमको दिखता है, पंचेंद्रिय दगा तर देत नाही ना, असा शंका मनाला चाटून गेली। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे सेंसरी ऑर्गन तो मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं, ऐसी शंका मुझे हुई। माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणीही असता तरी त्याच्या मनातही ती शंका आली असती। अब गुरुजी बोल रहे हैं, जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि अगर मेरी जगह पे आप होते या कोई और भी होता तो उसको भी ये शंका मन में ज़रूर आती। ठीक है, आणखी कोणी मतलब आणखी मतलब अदर, कोई और भी। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम्ही सांगा, सुमारे 6 महिन्यापूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला। धीटपणे त्याने विचारले, आपणच का पी जनार्दन। अब मतलब आप ही बताओ कि 6 महीने पहले ही शिरीष मेरे स्कूल में आया। ठीक है, धीटपणे त्याने विचार, धीटपणे मतलब क्या, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या बोलता है, आपणच का पी जनार्दन, आप ही हो क्या पी जनार्दन, ऐसा उसने शिरीष ने अपने गुरुजी से पूछा। अब गुरुजी क्या कर रहे हैं, अपने 6 महीने पहले की बात
बता रहे हैं, शिरीष के बारे में 6 महीने पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो मी सुहास मुद्रेने होय म्हणताच तो म्हणाला, माझे नाव शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात। जब मैंने उससे बहुत प्यार से बोला कि हो मतलब मराठी में हो मतलब होता है हाँ, ठीक है। अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा था कि आप ही हो क्या पी जनार्दन, तो उन्होंने कहा हो मतलब हाँ मैं ही हूँ पी जनार्दन। जैसे ही उन्होंने हो कहा, हाँ कहा, तो उसने क्या बोला, मेरा नाम शिरीष भागवत है, माझे नाव शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात, मुझे घर पे श्री कहते हैं और मेरा नाम शिरीष भागवत है। मला गाण्याची फार आवड आहे, मुझे गाना गाने का और बजाने का बहुत ही शौक है। आवड मतलब पसंद है, शौक है, ठीक है। आगे देखते हैं, तुला गाण्याची आवड आहे तर माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेला फार आवडेल। मतलब कि क्या, मुझे गाने का शौक तो है ही, लेकिन अगर मैं सीखूँगा तो मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी को अच्छा लगेगा। त्याच्या चमत्कारिक उत्तराने मला नवल वाटू लागले व थोडेसा रागही येऊ लागला। जैसे जैसे वो बातें कर रहा था, उत्तर दे रहा था, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस से, लेकिन मुझे थोड़ा उसके अग्रेसिवनेस से मुझे क्या हो रहा था, राग आ रहा था। राग यानी क्या होता है, गुस्सा, ठीक है। राग मतलब होता है गुस्सा। आगे देखते हैं, तो थोड़ा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, वो कुछ देर रुका, फिर उसने आगे बोला। पुढे मतलब होता है आगे, म्हणाला मतलब उसने फिर बोला, ठीक है। क्या बोला उसने, शिरीष ने, मी आपल्याकडे शिकायला येईन पण माझी एक अट आहे। उसने बोला कि मैं आपके पास पढ़ने तो आऊँगा, लेकिन मेरी क्या है, एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है। अट मतलब क्या होता है, शर्त, कंडीशन, ओके। आगे देखते हैं शिरीष भाई की क्या शर्त है। मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील। मतलब कि क्या, कि अगर जब मैं पढ़ने आऊँगा आपके पास, सीखने आऊँगा, उसकी शर्त ये थी कि जब मैं आपके पास सीखने आऊँगा तब मेरे पिताजी भी उसी क्लास में बैठेंगे जहाँ पे मैं सीख रहा हूँ, वो मेरे साथ डेली आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आता मात्र माला राग आला, अब मुझे एकदम गुस्सा आ गया। कौन बोल रहा है, शिरीष के गुरुजी। शिरीष के गुरुजी कौन, जिसने शिरीष को वॉयलिन सिखाया था, जो वहाँ पे नरेटर बने थे प्रोग्राम में, ठीक है। आगे देखते हैं, मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो, मान्य तुझ्या अटी एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिन्यास 50 रुपये फी द्यावी लागेल। अब पी जनार्दन थोड़ा कूल हुए, हंसते हुए बोले, ठीक है मैं मानता हूँ, तेरी शर्त मान लेता हूँ, लेकिन इसके बदले तुझे 50 रुपया एक महीने का फीस देना पड़ेगा। 50 मराठी में 50 को कहते हैं, 50 को कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जब उन्होंने कह दिया फीस देना पड़ेगा, तो आगे देखते हैं शिरीष क्या बोलता है, कबूल, उद्यापासून मी येतो, हाँ मुझे कबूल है, मैं कल से आ रहा हूँ आपके पास सीखने के लिए। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है उस बंदे के अंदर। आगे देखते हैं, माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का, मेरे साथ मेरे पिताजी आएंगे, ठीक है ना, बरं मतलब ठीक। असा म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहरेकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला। ऐसा बोलते हुए उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और वो फटाक से वहाँ से निकल गया। आगे देखते हैं, दुसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला। दुसरे दिन वो एकदम टाइम पे आया। त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भरदुस्त गृहस्थ आले होते। शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील नाना, मतलब कि क्या, उसके साथ ना एक थोड़े बूढ़े टाइप के, मतलब मीडियम टाइप के एक आदमी आए थे। तो उसने बोला, ये मेरे वडील हैं, इनको मैं नाना बोलता हूँ, ठीक है। आमचे नमस्कार झाले। शिरीष के पिताजी का और गुरुजी का क्या हुआ, नमस्कार हो गया। आपस में वो लोग नमस्कार हाय हेलो बोलने लगे। एक अक्षर न बोलताना नाना कुर्सीवर बसले। नाना ने, उसके मतलब शिरीष के पिताजी ने एक अक्षर भी नहीं बोला मुझसे और वो कुर्सी पे आके बैठ गए। मी पण न बोलता वॉयलिन काढले व शिरीषच्या हातात दिले। मैंने भी कुछ भी नहीं बोला, मैंने क्या किया, वॉयलिन निकाला और शिरीष के हाथ में दे दिया। त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेले पाहताच मी त्याच्याबद्दल ग्रह चांगला झाला। मैंने देखा कि उसने एकदम सही सही बुक्स लाया है, इसके लिए मुझे जो उसके ऊपर गुस्सा था वो मेरा एकदम कूल डाउन हो गया, ठीक है। वही मतलब क्या होता है, बुक, वही मतलब होता है बुक। पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात वॉयलिन घेतले। माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःचा वाजवून दाखवायचे अशी माझी प्रथा होती।
फिर अभी उसने क्या बोला, वो मतलब जो उसके गुरुजी हैं उन्होंने वायलिन अपने हाथ में लिया और उसको शिरीष को बोल रहे हैं कि मेरे स्कूल का ये कंडीशन है, ये शर्त है कि जो पहले दिन आता है वो पहले खुद से बजा के दिखाता है, मुझे देखना है कि आपको कितना आता है, फिर मैं उस हिसाब से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। त्यामागील हेतू एवढाच की मला त्यांना सुनवायचे असते की नेटांना नीट नीटला तर इतपत वाजवू शकाल। मतलब कि क्या, अभी मुझे पता चलना चाहिए कि आपको कितना अच्छे से बजाने आता है, उस हिसाब से मैं आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, ये उसके गुरुजी बोल रहे हैं शिरीष के। आगे देखते हैं। त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटे मी पिल्लू रागातील एक गत वाजवून दाखवली। फिर मैंने क्या किया, 21 मिनटे मतलब कि क्या 21 मिनट तक उन्होंने एक पिल्लू राग होता है उसको बजा के दिखाया। जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते व शिरीष माझ्याकडे व नानाकडे आडीपाडीने बघत होता। मतलब कि क्या, नाना एकदम ध्यान से उनको सुन रहे थे। जीवाचे कान करके सुनना मतलब एकदम ध्यान से सुनना। और शिरीष क्या कर रहा था, एक बार गुरुजी को देखता था, एक बार अपने पिताजी को देखता था। ठीक है, आड़ी पाड़ी ने मतलब आरी बारी से, बारी बारी से। ठीक है, मी वॉयलिनच्या खाली ठेवले व नानांकडे पाहिले। मैंने वॉयलिन को नीचे रखा और नाना की तरफ देखा। त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टीकरण दिसत होते। उनके चेहरा पर मतलब ना एक सेटिस्फेक्शन जैसा दिख रहा था। ठीक है, आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पितापुत्र उठले। अब शिरीष ने क्या बोला कि अभी हम लोग चलते हैं, ऐसा बोलते हैं शिरीष के पिताजी, और वो शिरीष उठ गया। पिता पुत्र मतलब उसके पिताजी और पुत्र मतलब कौन, शिरीष। ठीक है, आगे देखते हैं। मीच आपण होऊन विचारले, काय कसा काय वाटला एकंदरीत। मतलब कि क्या, मैंने सामने से ही पूछ लिया कि हाँ भाई कैसा लगा। वाह उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही, मतलब बहुत ही अद्भुत, उसके लिए कोई जवाब ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है कि क्या बताऊँ आपने कितना अच्छा बजाया। शिरीष ने मध्ये उत्तर दिले, मतलब शिरीष ने बीच में उत्तर दिया। गुरुजी ने उसके नाना से यानी कि उसके पिताजी से पूछा था कि आपको कैसा लगा, तो शिरीष ने बीच में जवाब दे दिया कि भाई बहुत अच्छा लगा, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल भी मैं इस पर नहीं उठाना चाहता। मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला। मुझे ना थोड़ा उसके एग्रेसिवनेस का या मतलब थोड़ा बीच बीच में जवाब देने का इस स्वभाव से मतलब मुझे उसके बिहेवियर से थोड़ा गुस्सा आया। राग मतलब गुस्सा। आगे देखते हैं। आपण कुठं असता कामाला, भोजपणे शिरीषला पुन्हा म्हणाला। मला वाटेल की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील, पण त्या उलट ते कौतुकाचे नजरेने त्याच्याकडे पाहत होते। अब मुझे ऐसा लगा, मला वाटेल कि मध्य मध्य बोलने बदल नाना शिरीषला दम भरतील। मुझे ऐसा लगा कि जो शिरीष बीच बीच में बोल रहा है, इसके लिए नाना क्या करेंगे, उसको डांटेंगे कि भाई तू बीच बीच में क्यों बोल रहा है। लेकिन क्या हुआ, पण त्या उलट ते कौतुकाच्या नजरेनेच त्याच्याकडे पाहत होते। तब ऐसा उल्टा हो गया कि उसको डांटे नहीं, बल्कि एकदम कौतुकाच्या नजरेनेच, मतलब कि क्या, एकदम प्यार भरी निगाहों से उसको शिरीष को देखने लगे। नियमितपणे रोज पिता पुत्राची जोडी येऊ लागली। नियमित प्रमाणे मतलब एकदम नियमित से, नियम के अनुसार रोज पिता और पुत्र दोनों आने जाने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। शिरीषची प्रगती पाहून मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो। शिरीष इतने जल्दी प्रगति कर रहा था कि मैं भी आश्चर्यचकित हो रहा था। प्रगति मतलब सक्सेसफुल हो रहा था, वो बंदा प्रोग्रेस कर रहा था। त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यास त्याची आकलन शक्ति फारच दांडगी होती। उसका हाथ बजाने में एकदम हल्का था और बाकी विद्यार्थियों के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए, उसकी कौन सी आकलन शक्ति मतलब जो समझने की शक्ति है वो फारच दांडगी होती। दांडगी मतलब बहुत तेज थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नाना रोज त्याच्याबरोबर येत व एक अक्षरही न बोलता शांत बसून राहता। मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे। नाना जो उसके पिताजी थे वो क्या करते थे, डेली आते थे और एक भी अक्षर नहीं बोलते थे, खाली बैठ के चले जाते थे। मैं भी उनसे कोई बात नहीं करता था। ये सब कौन बातें बता रहा है, शिरीष के गुरुजी। कौन, जिन्होंने वायलिन सिखाया था शिरीष को, उनका नाम क्या था, पी जनार्दन। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिरीषच्या शिक्षकाचे नाव काय होते, तो आप लोग बता सकते हो कि शिरीष के शिक्षक का नाम क्या है, पी जनार्दन। ठीक है,
और इसमें मेन रोल किसका है, शिरीष भागवत का। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा है, हा म्हणता 3 महिने निघून गेले, इधर उधर के सब सीखते साखते कितना हो गया, 3 महिने चले गए। आणखीन 3 महिन्याचे होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो। अब मेरे को मतलब ये बात हो गई कि 3 महीना तो बीत चुका है, अब 3 महीने बाद मेरा कार्यक्रम है, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं शिरीष को ये कार्यक्रम दूंगा। और फिर मैंने ये सोचने के बाद शिरीष को क्या बोला, देखते हैं गुरुजी ने, पी जनार्दन ने शिरीष को क्या बोला, शिरीष अशीच प्रगती कायम राहू दे, शिरीष ऐसे ही प्रोग्रेस तू करता रहे, आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमित मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे। हम लोग के स्कूल में जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें मैं तेरा एक प्रोग्राम रखने वाला हूँ। हे ऐकल्यावर शिरीषला आनंदही होईल अशी कल्पना होती। ये सुनने के बाद मुझे लगा कि शिरीष तो बहुत खुश हो जाएगा, पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे काही भाव न दिसला नाही। शिरीष के चेहरे पे तो भाई कोई खुशी दिखी ही नहीं, सब खुशी हवा बन के उड़ गई। इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला, इतना ही नहीं खुशी तो दिखी ही नहीं बल्कि वो और डिप्रेस हो गया। अब क्या काय डिप्रेस हुआ वो तो देखते हैं आगे। मी विचारलो, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? फिर मैंने उससे पूछा, किसने, पी जनार्दन ने अपने स्टूडेंट से, शिरीष से पूछा कि क्या भाई तेरे को ये सब सुनने के बाद कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा है क्या? मैं तेरा कार्यक्रम रखने वाला हूँ, तुझे मैं कार्यक्रम देने वाला हूँ। गंभीर आवाजात ठसीस स्वरूपाचे उत्तर आले, मतलब कि क्या गंभीर आवाज़ में एकदम, जैसे मतलब कोई इंसान रोने वाला रहता है तो उसकी आवाज़ कैसी एकदम भारी सी हो जाती गंभीर, तो उस आवाज़ में उसने उत्तर दिला, मतलब उत्तर दिया उसने। क्या बोला, माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल, मुझसे ज़्यादा मेरे जो नाना हैं यानी जो उसके पिताजी हैं उनको ज़्यादा आनंद होगा, मतलब खुशी मिलेगी। आगे देखते हैं, पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तर्वेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो। पिता पुत्र तो चले गए, लेकिन ये शिरीष का बार बार ट्विस्ट वाला जो आंसर मिल रहा था, इसके विचार में मैं तो बैठ गया। कौन, पी जनार्दन। ये तो सुनने लगे सारा बार बार कैसा कैसा जवाब दे रहा है। आगे देखते हैं, प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात, याचे रहस्य काय असावे, या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडले ना। मतलब कि क्या प्रत्येक वेळी तो नानाचे नाव का घेतो, प्रत्येक वेळी यानी हर बार वो नाना का नाम क्यों लेता है। अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात, नाना उसके साथ रोज क्यों आते हैं, याचे रहस्य काय असावे, इसका रहस्य क्या है, या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना, इसके प्रश्न का उत्तर मुझे मिल नहीं रहा था। आगे देखते हैं, याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरवरचे येत होत असे। इसके अलावा मुझे एक और शंका मेरे दिमाग में घूम रही थी, ती म्हणजे नाना जवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने वायलिन वाजवत नसावही, मतलब नाना अगर उसके पास में भी रहते हैं तो भी वो अच्छे से वायलिन बजाता है या फिर नहीं बजाता है। दूसरे दिवशी शिरीष आला नहीं। अब दूसरे दिन शिरीष आया ही नहीं स्कूल में। त्याचा हा पहिला खाड़ा, उसका ये पहला बंक था, खाड़ा था उसका, मतलब एब्सेंट हो गया वो। नसेल एखाद वेळेस जमले असे मी समाधान करून गेले। मैंने सोचा कि चलो भाई एक आध बार किसी चीज़ की वजह से, किसी कारण की वजह से हो गया होगा। आगे देखते हैं, पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नहीं, लेकिन दूसरे दिन भी शिरीष आया नहीं। चौथा दिवस गेला, 4 दिन बीत गए, 4 डेज, ठीक है। 5वां गेला आणि तसेच 15 दिवस गेले, 5 दिन चले गया, और फिर उसके बाद ऐसे देखते देखते 15 दिन चले गए। जैसे लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन 2 दिन का है, 4 दिन का है, फिर ऐसे ऐसे बहुत दिन का हो गया। ऐसे ही शिरीष भैया करने लगे, मतलब एक दिन नहीं आया तो गुरुजी ने सोचा चलो भाई किसी काम से नहीं आया होगा, दूसरे दिन नहीं आया तो भी सोच लिए, तीसरे दिन नहीं आया, 4 दिन बीत गया, 4 दिन देखते देखते 15 दिन बीत गया, वो तो आने का नाम ही नहीं ले रहे शिरीष। आगे देखते हैं, शिरीष का पत्ता न होता। अब मेरे पास शिरीष का पता भी नहीं था, पता मतलब एड्रेस। 16व्या दिवशी एक माणूस निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला। दूसरे दिन मतलब 16वें दिन, 15 दिन तो उसको हो ही गया था नहीं आते हुए। 16वें दिन एक इंसान आया, निरोप यानी एक नोटिस लेके और फी के पैसे, जो फीस थी उसके पैसे लेके आया। नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही। नाना जो थे उसके पिताजी वो क्या थे, आजारी। आजारी मतलब
मराठी में बीमार को आजारी कहा जाता है। उसके नाना, उसके पिताजी बीमार थे, इसलिए वो शिरीष आ नहीं पा रहा था। ठीक है, असे तो म्हणाला, ऐसा उसने बताया, वो जो इंसान आया था उसने। थोड्याशा त्राग्याने मी म्हणालो, थोड़ा से गुस्से में मैंने बोला, नानाची त्याला काय करायचे आहे, इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे, त्याचे काय, नानाची उसको क्या लेना देना, यहाँ पे जो कार्यक्रम पास आ गया है उसका क्या। शिरीष आला नाही, त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला। शिरीष आया नहीं, इसके लिए मैंने उसका रास्ता देखते देखते मैंने उसका कार्यक्रम को कॅन्सल कर दिया। त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तैयार केले। मैंने ये सोचा कि उसका नाम तो कैंसिल नहीं करूँगा, ये सोच के मैंने दूसरे भी विद्यार्थियों को तैयारी कराना सुरू कर दिया। समारंभाचा दिवस उगवला आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगीच बेचैन झाला होता। अब प्रोग्राम का दिन आ गया, समारंभाचा दिवस यानी प्रोग्राम का दिन आ गया। सकाळपासून मतलब सुबह से, सकाळ मतलब क्या होता है, सुबह। ठीक है, शिरीषची आठवणीने मी उगीच बेचैन झालो होतो। शिरीष की आठवण मतलब शिरीष की यादों में मैं झूठ मूठ का बेचैन हो गया था। आगे देखते हैं। सकाळची इतर कामे आटोपून मी जरा स्वस्थ बसतो न बसतो तोच दारात शिरीष उभा। सुबह का मैंने जैसे ही सब काम निपटाया और मैं थोड़ा सा ही रिलैक्स होने के लिए बैठा ही था कि मैंने क्या देखा, शिरीष मेरे दरवाजे पे खड़ा है। दारात में मतलब दरवाजे पे, शिरीष तो था, उभा मतलब खड़ा था। मी तड़कन उभा राहिलो व त्याच्या जवळ गेलो। मैं फटाक से उठा और मैं उसके पास दौड़ते हुए गया। क्या हुआ फिर आगे, अरे तुझा पत्ता तरी काय, अरे तेरा तो पता ही नहीं चल रहा है, आणि आज एकटाच कसा काय, और आज अकेले आया, नाना कसे नाहीत बरोबर, नाना तेरे साथ क्यों नहीं है, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना, अरे इधर की दुनिया इधर हो जाएगी। जैसे मान लो कोई दोस्त तुम्हारा तुमको कभी पार्टी नहीं देता और एक बार में वो तुमको 500 का पार्टी दे दे, तो आप क्या बोलते हो, इधर की दुनिया उधर हो गई। ठीक है, तो वैसे ही वो बोल रहा है, जो पी जनार्दन है वो बोल रहे हैं कि आज तेरे साथ नाना नहीं है, तेरी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी ना। आगे देखते हैं। इकडची दुनिया तिकड झाली आहे सर। अब शिरीष का आंसर क्या आया कि सर इधर की उधर दुनिया हो चुकी है। या पुढे मी एकटा दिसेन, इसके आगे मैं आपको अकेले ही दिखूंगा। माझे नाना माझे नाना कामयाचेच गेले हो सर, मेरे नाना काम से गए। ठीक है, मतलब डेथ हो गई उनकी। आगे देखो। बर्व्याच्या संत्रावर त्याने विचारले, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना, मी खिन्नपणे हो म्हटलो। मतलब फिर उसने पूछा, मतलब बहुत प्यार से पूछा, सर आज अपने स्कूल का कार्यक्रम है ना, तो मैंने थोड़ा सा गुस्से से बोला हाँ है। मग मला आज कार्यक्रम द्या, नाही म्हणून नका सर। मतलब कि क्या सर, आज मुझे ये कार्यक्रम करने दो, ये प्रोग्राम करने दो, आज मुझे आप ना मत बोलो। एवढीच इच्छा पूर्वा, मेरी इतनी ही इच्छा है, मेरी इतनी ही विश है, आप मुझे इसकी विश, जो मेरी विश है इसको पूरी कर दीजिए, इसको ना नहीं कहिए। तो असे म्हणल्यावर मात्र माझ्यातील शिक्षक जागा झाला। मी सौभाग्य आवाजात म्हणलो। जैसे उसने ये बोला कि मेरी ये इच्छा है, प्लीज़ सर ये मेरी इच्छा पूरी कर दो, तो मेरे अंदर का जो शिक्षक था वो जाग गया, टीचर था वो जाग गया, और मैंने सौभाग्य आवाज से बोला, मतलब बड़े प्यार से उसको विनम्र से बोला, शिरीष मी तुझ्या भावाने ओळखतो, पण आज माझा नाईलाज आहे। आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमास आपल्या विद्यालयाची इबरत अवलंबून आहे, त्यातून तुझी 2 महीने गैरहाजिरी लागलेलीच। मतलब कि क्या शिरीष, मैं तेरी बातों को, तेरी इमोशन को समझता हूँ, लेकिन अब तो मेरे स्कूल का पहला प्रोग्राम है और इसमें तू 2 महीने की छुट्टी मार चुका है। ठीक है, त्यातून तुझी 2 महिन्याची गैरहाजिरी लागली, मतलब 2 महीने की छुट्टी हो चुकी है। तू सांग मी तुला कार्यक्रम कसा देऊ, तू ही बता, मैं तेरे को कार्यक्रम कैसे दे दूँ। आगे देखते हैं फिर उसने क्या बोला। अगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, सर माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा। शिरीष मतलब एकदम इमोशनल होकर बोला, सर सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही विश है, आप पूरी कर लो, इस बात को मेरी मान लो। मला आज वाजवू दे, नंतर जन्मात हाथ लावणार नाही वॉयलिनला। मुझे आज बजाने दो, आज के बाद मैं कभी भी वॉयलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा। तू पुढे जन्मभर वाजव, पण आज वाजवू नको। मतलब कि क्या, फिर सर ने बोला कि तू जन्म भर बजा आगे, लेकिन आज तू मत बजा। अब उनको भाई डर था कि मेरे स्कूल का पहला प्रोग्राम है, कहीं ये लड़का नाम ना ख़राब कर दे, किसी को भी डर होगा, 2 महीने कोई चीज़ को छोड़ दो फिर इसको दोबारा से अपनाओ तो बहुत मुश्किल होता है। आगे देखते हैं।
तुझी मन स्थिती आज बरोबर नाही, तेरी जो मानसिक स्थिति है, मेंटल हेल्थ है, वो आज बरोबर नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? पी जनार्दन बोल रहे हैं। किसको? शिरीष को। पी जनार्दन कौन? शिरीष के शिक्षक। कैसे शिक्षक? जो वायलिन बजाना सिखाते थे। किसको? शिरीष को। और कौन, किसकी डेथ हो गई थी? शिरीष के पिताजी। शिरीष अपने पिताजी को क्या कहता था? नाना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब मतलब शिरीष जब कार्यक्रम कर रहा था वहाँ पे स्टार्टिंग में बता रहे थे, फिर उसके पहले की बातें ये सब पी जनार्दन जी हमको बता रहे हैं। आगे देखते हैं। मला परवानगी दिली तर माझी मन स्थिति आपोआप सुधरेल। अगर आपने मुझे ये मौका दे दिया तो मेरी जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्थिति है, वो अपने आप सुधर जाएगी। शेवटी त्याचे दुखित मन पुन्हा आणखी कशाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली। मतलब कि क्या? लास्ट में, शेवट मतलब क्या होता है? लास्ट में मैंने ये सोचा कि उसका जो दुखी मन है उसको और ज़्यादा न दुखाते हुए मैंने उसको परवानगी यानी परमिशन दे दिया। मात्र पहिल्याच कार्यक्रम त्याच्या ठेवावे असेच मी ठरलो। मैंने सब ठान लिया कि मतलब कि अब इसका कार्यक्रम ही पहला कार्यक्रम होगा। आगे देखते हैं। त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला। फिर मैंने उसको परमिशन दे दी और शिरीष बजाने लगा। शिरीष कार्यक्रमात करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता। शिरीष मतलब कि क्या? एकदम प्रोफेशनल वायलिन जो बजाते हैं उन लोग की तरह वो वायलिन को बजा रहा था। ठीक है। इतके शिकला तरी कुठे याचाच मी विचार करत होता आणि त्याच्यापेक्षा मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतकी उत्कृष्ट वाजवतो। अब मुझे ये समझ में आया कि मतलब मैंने तो इसको बहुत थोड़ा सा सिखाया था, फिर इसने 2 महीने का गैप मारा, फिर ये सीखा कहाँ से? और मुझे ये प्रश्न आ रहा था कि मतलब नया नया सीखने वाला लड़का इतने अच्छे से बजा कैसे रहा है? तर जुने मुरवलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील। अगर ये नया होके इतना अच्छा बजा रहा है तो जो पुराने लड़के हैं वो कितना अच्छे बजाते होंगे। असेच बाहेरचे लोक म्हणत असणार तेव्हा त्यानंतर वाजवायला कुणाला बसावे। टाळ्यांच्या कडकडी मी भनावर आलो। अब मतलब ताली बजाते हुए सबकी तालियों की जैसी आवाज़ मेरे कानों पे आई। ठीक है। शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायावर डोके ठेवले। शिरीष अंदर आया। आत मतलब अंदर, इसका अपोजिट क्या? बाहर। आत मतलब अंदर। शिरीष जैसे अंदर आया, त्याने माझ्या पायावर, उसने मेरे पैरों पर डोके ठेवले मतलब अपना सिर। डोका मतलब क्या होता है? सिर। उसने अपना सिर को मेरे पैर पे रखा। किसके? पी जनार्दन के। किसने रखा? शिरीष ने रखा। ठीक है। मी त्याला उठवत विचारलो। मैंने उसको उठाते हुए पूछा। क्या पूछा? शिरीष, हा काय प्रकार आहे? तू माझ्याकडे न येतो आणखीन कुठे शिकत होता? शिरीष, ये क्या प्रकार है? ये क्या टाइप है? किस टाइप की तुम बात कर रहे हो? तुम मेरे तरफ, मेरे यहाँ पे ना आते हुए किसके यहाँ पे सीख रहे थे? डोळे पुसीत शिरीष म्हणाला। आंखों की पानी पोंछते हुए, आंसू पोंछते हुए शिरीष ने कहा, सर काय ही भलती शंका। सर, आपकी ये शंका बहुत गलत है। मी तुम्हाला सर्व सविस्तार सांगतो। मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। क्या बताएगा वो? ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिठ्ठी पाठवली त्याच्या रात्री नाना वारले। जिस दिन मैंने आपको फीस और चिट्ठी मतलब भिजवाई थी, उसी रात में मेरे नाना जी मतलब उसके शिरीष के पिताजी वारले यानी डेथ हो गई। ठीक है। मला धक्काच बसला। मुझे बहुत जोर का झटका लगा। ठीक है। ज्यांच्यासाठी शिकत होता तेच गेल्यावर कशाला आता शिका म्हणून मी वॉयलिनला हात लावायचा नहीं असे ठरवले। मैंने ये ठान लिया कि जिसके लिए मैं सीखता था अब वही नहीं रहेगा तो मैं वॉयलिन बजा के क्या करूँगा। तो मैंने ये ठान लिया कि आज के बाद मैं वॉयलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये कौन बता रहा था? शिरीष बता रहा था। किसको? पी जनार्दन को, उसके जो सर थे। आगे देखते हैं। तुम्हाला कदाचित माहिती असेल किंवा नसेल, माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते। आपको पता हो या ना पता हो, मैं बता देता हूँ। एक टाइम पे मेरे जो पिताजी थे वो बहुत बड़े गवई यानी गायक थे। पण त्यांना एखादा कसलाचा जबर अपघात झाला व त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले। लेकिन क्या हुआ कि मतलब एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया, फिर वो बहिरे हुए यानी कान से विकलांग हो गए। त्यांना काहीही ऐकू येत नसे। उनको कुछ भी सुनाई देता नहीं था। ओठांच्या हालचालीवरून त्यांना काही शब्द समझत। ओठों की मतलब लिपसिंग की रीडिंग करके वो कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स समझ जाते थे। बहिरेपणाच्या इतर गौऱ्यापेक्षा संगीत तसेव अंतरली याच्या नानांना धक्का बसला। मतलब क्या?
उनके जो बहरे होने की वजह से उनका जो संगीत था वो छूट गया, इसके लिए उनको बहुत जोर का झटका लगा था। किसको? शिरीष के नाना यानी शिरीष के पिताजी को। शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य सीखण्यासाठी उद्युक्त केलं। लास्ट में उन्होंने मुझे उत्सुक किया, एक्साइटेड किया की मतलब अब तुझे ही सीखना पडेगा। कोणीतरी संगीतशास्त्राची सतत धडपड करत असलेल्या पाहताना त्यांना आमाप सौख्य मिळत होते, म्हणूनच ते रोज माझ्याबरोबर इथे येत होते। मतलब कोई टीचर मुझे सिखाइए, उनको बहुत अच्छा लगता था, इसी के लिए वो रोज़ मेरे साथ यहाँ पे आते थे। पण त्यांना एकू काहीच येत नव्हते, लेकिन उनको सुनाई कुछ भी देता नहीं था। क्यों नहीं सुनाई देता था? क्योंकि वो बहरे हो चुके थे। बहरे कैसे हुए थे? किसी एक एक्सीडेंट में, ठीक है। त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा की मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ऐकू शकत नाही। इसलिए बार बार मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन जैसा लगता था कि मैं कितना भी प्रगति, कितना भी मतलब प्रोग्रेस कर लूँ, लेकिन मेरे नाना, मेरे पिताजी तो सुन नहीं सकते। या विचाराने मला नानासमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता, इसलिए मैं नाना के सामने एकदम अच्छे से बजाता नहीं था। आगे देखते हैं। ज्या दिवशी नाना गेले त्याचे दिवशी मी ठरले की संगीत बंद। जिस दिन उसके पिताजी की डेथ हो गई थी उस दिन उसने क्या सोच लिया कि अब संगीत बंद, अब मैं किसी भी चीज़ के संगीत नहीं बजाऊंगा और नहीं गाऊंगा। पण दुसऱ्याच क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे ये ध्यान में आया कि उस टाइम तो मेरे पिताजी सुन नहीं सकते थे, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी मेरे साथ, मेरे बगल में बैठ के मुझे सुन रहे हैं। या विचाराशील लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून व्हायोलिन वाजवायला सुरुवात केली। फिर मैं उस दिन से दूसरों की बातों पर ध्यान न देते हुए मैंने व्हायोलिन को बजाना शुरू किया। आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो। आज सुबह तक मैं कहीं भी बाहर नहीं गया था। 24 तास एकच उद्योग, एकच ध्यास। 24 घंटे मेरे एक ही मोटो था। क्या था वो मोटो? मी सराव करू लागलो म्हणजे मला भास नव्हायचा। मी पुढ्याचा ताना व सूर मला नानाच्या सांगत आहेत, तबल्याचा ठेका त्यांच्या धरला आहे व तंबोऱ्याच्या ताऱ्यावरून पण त्यांची बोटे फिरत आहेत। मुझे ये लगने लगा कि मतलब नाना मेरे साथ है, नाना तबला बजा रहे हैं, तंबोरे वाले मतलब जो उंगलियां घूम रही है वो नाना की घूम रही है। आगे आगे का जो संगीत का सुर था वो कौन बता रहा है? शिरीष के नाना बता रहे, शिरीष के पिताजी बता रहे हैं, ऐसा शिरीष को लगने लगा था। आगे देखते हैं। आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातील एवढे लोग पाहून मी गडबडून गेले होतो। आज कार्यक्रम की प्रोग्राम की शुरुआत में इतने लोगों को मैंने देख के क्या हो गया, मैं थोड़ा घबरा गया था। पण डोळे मिटवून घेताच नानाची मूर्ति डोळ्यासमोर आली। जैसे मैंने अपनी आँखों को ऐसे साफ किया तो मेरे सामने मेरे पिताजी की मूर्ति आ गई। ते म्हणाले, उन्होंने मुझे बोला, कौन? शिरीष के पिताजी ने उसको बोला, शिरीष को, क्या? बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे। बेटा तू वायलिन बजा, मैं क्या कर रहा हूँ? सुन रहा हूँ। एक तो मतलब सुनना। मला जोर चढला, मुझे फिर मतलब कॉन्फिडेंस मिल गया, मोटिवेशन मिल गया। माझ्या डोळ्यासमोर प्रेक्षक नव्हता, थिएटर नव्हता, कोणी नव्हते, होते फक्त माझे नाना, मी आणि सूर। मेरे सामने ना कोई पब्लिक थी, ना कोई थिएटर था, ना कोई हॉल था, कोई नहीं था, मैं और सिर्फ मेरे नाना और मैं और मेरा सूर, ठीक है। शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो। शिरीष एकदम शांति से बैठ गया इतना बता के, और मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तो ये थी एक बेटे और एक पिताजी की कहानी कि मतलब कोई वो सोचो, वो एक बेटा अपने पिताजी के शौक़ के लिए इतनी धड़पड़ कर रहा था, इतनी भाग दौड़ कर रहा था, ठीक है। ये चैप्टर आपको पूरा समझा दिया गया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो सके। आगे भी हम लोग वीडियो डालते रहेंगे, आपको फुल्ली पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरी मराठी का शब्द। आपको एक भी डाउट नहीं बचने देंगे, लेकिन फिर भी अगर गलती से बच जाता है एक डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।